Good evening to all. I am Professor Kshitij Ubodh, Department of Mechanical Engineering, SISTEC राकीपड़। अभी इस सिचुएशन में हम सभी को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हमें जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है इस सिचुएशन से बाहर लेके जाता है। मेंटली आपको फिट रहने के लिए इस पर जो एक बेहतर तरीका होता है वो बेहतर तरीका है कि हम जितना अपने काम में व्यस्त रहें उतना बेहतर है और फिजिकली फिट रहने के लिए योग प्राणायाम ये सारी चीज़ें करें तो हम फिट रह पाएंगे। और आज जो टॉपिक है वो टॉपिक स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे एज एन हेड में बात करना चाहूँगा सभी लोगों से। तो जब भी मैं स्कोप की बात, गुड इवनिंग टू मिस्टर धीरज सिंह, गुड इवनिंग सुभाष तिवारी, गुड इवनिंग टू ऑल। तो I've got a question from Rishikesh Verma. What is the importance of mechanical engineering in daily life? So it's a good question, Rishikesh. अगर मैं नॉर्मल बात करूं इम्पोर्टेंस की, तो आपके मॉर्निंग जागने से लेकर रात को सोने तक अगर हम किसी डिफरेंट चीज़ों की बात करें तो हर एक चीज़ में आपको, हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखेगा। सुबह उठने के बाद चाहे हम ब्रश करें या पेस्ट करें, तो ब्रश जो है वो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन होता है। पेस्ट का जो कैप है वो भी हम प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बनाते हैं। उसके बाद चाहे हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो आपका यार्न इंडस्ट्री में स्पिनिंग से बनता है। इसके बाद हम खाना खाते हैं जिन यूटेंसिल्स के अंदर, वो मटेरियल साइंस का ही एक पार्ट होता है एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन ओनली आप जिस व्हीकल को यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन ओनली जिस पेन से आप लिखते हैं, जिस पेपर पे आप लिखते हैं, ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हमारा सुबह से लेके शाम तक का जितना भी कार्य होते हैं, जितनी भी चीज़ें हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सभी के सब हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हमारे का ही एक देन है। और इस तरह से पूरा, अगर मैं बोलूँ 80% से 85% तक जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। विश्वकर्मा, गुड इवनिंग JP Singh, good evening, Mr. Rahul Agrawal, good evening. So this is all about the answer of how it is a part of our life. Mr. Vishal Chaurasia, good evening. Gupta, good evening, sir. Good evening, Yogesh Sen, good evening. So, Mr. Ashish Singhal, good evening. Mr. Ashish Tiwari, good evening. So now we'll see the next question from next participant. Good evening to Mr. Gangaram Ahirbal and good evening to Mr. Harendra Yadav. If it's another question from Mr. Rishikesh. So he's asking, according to you, what is the strategy of engineering student during their engineering? So it is good. If I'll talk about the strategy, if you are doing your engineering, so especially if I'll talk about mechanical engineer. So अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, देन ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ईयर आपको अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग पता हो जाता है कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड में काम करना है। जब हमें स्पेसिफिक फील्ड पता चल जाती है, सो व्हाट वी आर डूइंग इन सिस्टेक स्पेशली, हम डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं एक स्केल बेस्ड चलाते हैं और आप उस
स्किल बेस्ड जो भी मॉड्यूल हैं उसमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल चुन सकते हैं। उस पर्टिकुलर स्किल पे आप पूरा थ्रू आउट 4 इयर्स काम कर सकते हैं। और उसमें आपको पता होता है कि अगर मैं इस स्किल में अच्छा हो जाऊंगा तो हर एक स्किल के पास या हर एक स्किल के लिए एक बहुत अच्छे अवसर हैं, जो अवसर हमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में मिलते हैं। अगर मैं अवसर की बात करूं या स्ट्रैटेजी की आपकी बात करूं, तो स्ट्रैटेजी में एक ये हो सकता है कि भाई मेरे को 4 साल बाद वेल्डिंग में ही वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना है। तो जब मुझे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में काम करना है तो स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए कि मैं 3rd ईयर और 2nd ईयर ऑनवर्ड्स, जब से मेरे को मॉड्यूल एक वेल्डिंग मॉड्यूल आता है, मैं उस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करूं। उसमें भी फिर 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर वेल्डिंग में क्या एडवांसमेंट्स हैं जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रहते हैं, उन एडवांसमेंट को समझूं और आगे जाके उसी में स्पेशलाइज कोर्स करके मैं उसी पर्टिकुलर फील्ड को अपना एक ऑप्शन जॉब ऑप्शन एक लेके चलूं। तो अगर ये इस तरह से हम पर्टिकुलर स्किल को अपना कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को पहचान के किसी पर्टिकुलर स्किल पे काम करते हैं तो हम आगे बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। Lovelace saying packages are not very high in initial stages. So what to do with that? लवलेश, मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि एक मिथ, एक आई डोंट नो कहाँ से एक मिथ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे पैकेजेस नहीं होते हैं। अगर मैं पिछले साल के ही कुछ एक पैकेजेस अपने सिस्टेक से ही लेता हूँ तो कपिल देशमुख ही गॉट सिलेक्टेड इन अडानी 4.5। अगर मैं बात करता हूँ अब अभिजीत सिंह ही गॉट सिलेक्टेड इन बायजूस विद अ पैकेज ऑफ 10 lakhs। अनिल गॉट सिलेक्टेड इन बायजूस विद अ पैकेज ऑफ 10 lakh। सो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पैकेज मिलते हैं। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 2.8 LPA का पैकेज होता है, और जो एक एज एन स्टार्टर बहुत बेहतर, मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो बहुत बेहतर होता है। बिकॉज ऑफ इनिशियली जो हम हैं 1 साल, वो एक प्रोफेशन पीरियड होता है जिसमें हम जो भी थ्योरी या प्रैक्टिकल कॉलेज के अंदर सीख रहे हैं उन स्किल्स को हम शार्प करते हैं शॉप फ्लोर पे जाकर। और जब एक बार हमारी स्किल्स शार्प हो जाती हैं तो फिर हम आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो पैकेज हाइक होता है 10 से 15% तक पैकेज हाइक हाइक इफ यू विल बी वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर स्किल, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ स्किल शार्प करने की, अगर आप बहुत अच्छी स्किल कर लेंगे अपनी तो बहुत अच्छे से जो प्ले आपका पैकेज है वो हो सकता है। तो ये मिथ बिल्कुल हम बाहर करें कि पैकेजेस अच्छे नहीं होते हैं। इनिशियल स्टेज में 1 ईयर में बोलता हूँ आपको जो पैकेज मिलता है वो अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए मिलता है, एंड उसके बाद पैकेजेस आपके बहुत अच्छे से जाते हैं। सुभाष तिवारी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन और ट्रेनिंग इन 4 ईयर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग? बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मिस्टर सुभाष। बिकॉज ऑफ अगर हम स्किल्ड नहीं हैं, अगर हम हैंड्स ऑन नहीं है, हाथ से काम करना नहीं सीख सकते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशली बहुत टफ हो जाता है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं अजम्पशन से नहीं चलती हैं। जब तक हम चीज़ों को फिजिकली फील नहीं करते हैं तब तक जो चीज़ें हैं मैकेनिकल के अंदर वो ठीक नहीं है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं सिस्टेक में, तो सिस्टेक में हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं हैंड्स ऑन के ऊपर। 2nd ईयर ऑनवर्ड, 2nd ईयर टू फाइनल ईयर हम 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स चलाते हैं, और उन डिफरेंट मॉड्यूल्स का कंसर्न ही होता है कि हमारे बच्चे डिफरेंट स्किल्स के अंदर बहुत अच्छे हो जाएं, जिससे जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस होती है शॉप फ्लोर के ऊपर वो प्रॉब्लम्स बच्चे को फील ना हो, और जिससे जो उसका जो अपनी स्किल को शार्प करने का जो टाइम है, जो और बच्चों की तुलना में जो मेरे बच्चों का या सिस्टेक के बच्चों का जो टाइम होता है स्किल्स को शार्प करने का, वो बहुत कम होता है, और ये फायदा हमें इंडस्ट्री में जाके मिलता है। What are the ways to join technical field as an engineer excluding GATE? तो ये मिस्टर चंद्रशेखर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि गेट के अलावा और टेक्निकल फील्ड कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चंद्रशेखर, इट इज़ वेरी इजी। हमारे यहाँ एक रेगुलर प्लेसमेंट सेल है जहाँ हर साल बहुत अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं। एक हमारा अपना खुद का प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम बच्चे को तैयार करते हैं एक बहुत अच्छे जॉब के लिए। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स तो हम कॉमन स्किल एप्टीट्यूड पे काम स्टार्ट करते हैं, और 2nd ईयर से हम टेक्निकल पे भी काम चालू करते हैं। तो अगर हम कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर प्लस 3 ईयर ये मिला के अगर 4 साल हमारा कोर्स बहुत अच्छे से करता है तो चौथे साल के बाद बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिलती हैं, और बहुत अच्छी जगह बच्चे प्लेस भी होते हैं हमारे। Rohitash Upadhyay, I've got a question from Rohitash. My question is, after COVID-19, is there any scope of mechanical engineer in him?
रोहितास, एज एन हेड एंड एज एन मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि आने वाले अब 8 या 10 साल ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही होने वाले हैं। और आई एम डैम श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्शन हब। जो प्रोडक्शन हब का अभी तमगा चाइना के ऊपर लगा हुआ है, वो बहुत जल्दी अब इंडिया के ऊपर प्रोडक्शन हब का तमगा लगने वाला है। बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर स्किल सेट है, इंडिया के अंदर स्किल सेट है, इंडिया के अंदर जो मैन पावर है, ये आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज होने वाली है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने वर्ल्ड वाइड इफेक्ट किया है प्रोडक्शन को या और भी जो आपकी सर्विसेज हैं उनको। और अब वर्ल्ड को भी फील होता है कि नहीं, इंडिया एज अ डेस्टिनेशन के जहां हम बहुत अच्छे से मैं क्या आपके प्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको बिल्कुल श्योर मानिए कि आने वाले 10 साल, आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनी है वो इंडिया के पास आने वाली है। और आने वाले 10 सालों में बहुत अच्छा एक प्रोडक्शन का हब इंडिया बनने वाला है। What makes your okay, I've got a question from Mr. Akshay Shukla ji. What makes your student industry ready? Yes, it's a very good question, sir. Actually, अगर मैं जब भी बात करता हूँ कि हम बच्चे को इंडस्ट्री रेडी कैसे करते हैं या सिस्टम कैसे अलग है और इंस्टीट्यूट से, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। जो हमने एक कल्चर डेवलप किया हुआ है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर टेक्निकल मॉड्यूल ट्रेनिंग का, वो हमारे बच्चे को इंडस्ट्री रेडी करता है। इन 4 साल में बच्चा हमारा पूरी तरह से वर्कशॉप के अंदर काम करता है। जो डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में हो, ऑटोमोबाइल में हो, हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हो, HVAC के अंदर हो, इन सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर हम हर एक सेमेस्टर के अंदर एक टेक्नोलॉजी को लेके और 6 महीने बच्चे को रिगरस ट्रेनिंग देते हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर। जो भी स्टैंडर्ड आपके इंडस्ट्री को मैच करने वाले होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम बच्चे को ट्रेन करते हैं। और जब बच्चा उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को मैच करता है और जब बच्चा इंडस्ट्री के अंदर जाता है, तो उस बच्चे को इंडस्ट्री में जाने के बाद जेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती और वहाँ बच्चा हमारा बहुत कंफर्टेबल होकर काम करता है। तो ये जो टेक्निकल मॉड्यूल्स है, ये टेक्निकल मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिस्टेक का एक हम बहुत अच्छा पार्ट है अदर देन एकेडमिक्स। What are the different profiles for mechanical engineering? Okay, it's from Anisha Kumari. Anisha, if I talk about the profiles, तो अगर मैं broad बात करता हूँ प्रोफाइल के लिए, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो सबसे हम कॉमन सुनते हैं कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर, तो जब भी हमारे पास इंडस्ट्रीज आती हैं तो इंडस्ट्रीज या तो प्रोडक्शन में आएगी, कोई प्रोडक्शन करती है अगर इंडस्ट्री, तो वहाँ एक आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की प्रोफाइल मिलने वाली है। कई जगह अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं या और डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो वहाँ एक R&D सेक्शन भी होता है जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमारे पास वहां पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग भी होता है, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की एक पोस्ट होती है, इंस्टॉलेशन इंजीनियरिंग की एक पोस्ट होती है। प्रोडक्ट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल, बिकॉज ऑफ चाहे मैं एक नीडल की बात करूं या एरोप्लेन की बात करूं, तो हर पार्ट कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। तो वहां पर एक प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर की भी प्रोफाइल होती है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं जहां पर हमारा मैकेनिकल इंजीनियर जाता है एज पर हिज स्किल्स। सर, सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग? मोहम्मद जिशान, जिशान, इंजीनियरिंग की दोनों ही फील्ड्स बहुत बेहतर हैं। इंजीनियरिंग की हर फील्ड बेहतर होती है जिशान। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप अपनी पोटेंशियल को किस फील्ड के अंदर बेहतर से यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल या सिविल। तो ऐसा बुरा या अच्छा वाला कोई नहीं है, इंजीनियरिंग की सारी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं। व्हाट अबाउट द कोर एंड नोर कोर जॉब्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? अर्पित विश्वकर्मा। अर्पित, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है, बिकॉज ऑफ बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो कोर कंपनी है, ये तो नॉन कोर कंपनी है, कैसे काम चलेगा? तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोर एंड नो कोर। जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगभग 12 से 15% कोर्स आपके मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं और बाकी बचे हुए जो आपके कोर्सेज हैं वो आपके प्योर मैकेनिकल के कोर्सेज होते हैं। तो जब भी हम मैकेनिकल के साथ इन मैनेजमेंट के कोर्सेज को पढ़ते हैं तो हम अपनी एबिलिटी जो है पर्टिकुलर बंदा वो मैनेजमेंट में भी बढ़ाता है। अब इट डिपेंड्स टू पर्सन कि वो अपनी स्किल्स को बेहतर ब्रश जो है वो टेक्निकल में कर पाता है या मैनेजमेंट में कर पाता है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई बच्चा बायजू में जाके एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम करता है, then only I can't say कि वो नॉन कोर जॉब है। उस बच्चे ने अपने 4 साल के कोर्स के अंदर टेक्निकल से बेहतर अपने आप को इम्प्रूव किया अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर।
That's why he got selected in Byju's and he's doing good over there. तो कोर और नॉन कोर जैसा कुछ नहीं है, आपकी स्किल्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट्स में से जिस सब्जेक्ट में आप अपनी स्किल को बेहतर कर लेते हैं उस सब्जेक्ट में आप अपना जो है जॉब प्रोफाइल ले सकते हैं और अपना जो आप आगे जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जा सकते हैं. तो देयर इज नथिंग लाइक कोर एंड नॉन कोर. हाउ मच फ्यूचर ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन थर्मल? मिस्टर मनीष कुमार. ओके मनीष, अगर मैं थर्मल की बात करता हूं तो थर्मल में ब्रॉडली मैं अभी आपको ले सकता हूं ऑटोमोबाइल के अंदर, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर. तो जहां पर जब भी हम बात करते हैं आपके ऑटोमोबाइल की, तो आप ऑटोमोबाइल में देखिए हम भारत स्टेज 3 से स्टार्ट हुए थे, भारत स्टेज 4 पर आए और अब हम भारत स्टेज 5 को छोड़ के भारत स्टेज 6 में आ गए. तो थर्मल का ही पार्ट है इंजन, जहां पर हम एग्जॉस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारा प्राइम कंसर्न है कि हम कैसे एग्जॉस्ट को कम कर पाएं. तो थर्मल का ही पार्ट है, बहुत सारे स्कोप हैं ऑटोमोबाइल के अंदर. हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी बात कर रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट में भी हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं कि जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो हमारी हार्मफुल गैसेज या ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, हम उनको कैसे कंट्रोल कर पाएं. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मल के अंदर. एचवीएसी पे आप लोग काम कर रहे हैं, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग पे. तो वो ये जो सारी फील्ड्स हैं हमारी कहीं ना कहीं थर्मल में है. तो ये कहना कि अपॉर्चुनिटीज, तो थर्मल में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. पावर प्लांट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. What is the importance of mechanical engineering in daily life? I've got a question from Mr. Rajiv Gupta. It's importance of mechanical engineering in daily life. Rajiv, I've explained it before, but again I'm telling कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप जितनी भी चीजें उपयोग कर रहे हैं उन चीजों में 85% जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही योगदान है. चाहे वो आपका टूथब्रश हो या आपका स्लीपर हो या आपका ऑटोमोबाइल जिसको आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो, जिस चेयर के ऊपर आप बैठ रहे हो वो जिस मटेरियल की बनी हुई है वो मटेरियल टेक्नोलॉजी का है. तो सारी चीजें मैं बोलता हूँ 85% चीजें जो आप उपयोग कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में वो सभी के सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही है. तो आप देख सकते हैं क्योंकि मानव सभ्यता के विकास में ही जो पूर्ण योगदान है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहा है शुरू से. Scope of mechanical engineering in defense services from Akansha Bharti. Yes. So ये मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत मेरे को फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मिल रहा है बहुत सारे बच्चों से कि डिफेंस सर्विसेज में क्या स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का. तो आकांक्षा मैं बड़ा क्लियर इसको बोलूं कि ये एक इमर्जिंग फील्ड है इंडिया के अंदर. अभी तक इतना काम नहीं हुआ था डिफेंस के एरिया में, बट धीरे धीरे ये एक एरिया इतना बड़ा डेवलप एरिया हो रहा है स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ आप सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं वेपन्स के इन द होल वर्ल्ड. तो आप समझ सकते हैं कि एक इतना बड़ा एरिया है कि जहां हम इस एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. And government of India, they have declared कि 75% FDI they are going to give in defense services. डिफेंस में अब अगेन जो एक क्वेश्चन था कि कोर और नॉन कोर जैसा, तो अगेन यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम किस किस फील्ड में डिफेंस में जाना चाह रहे हैं. फील्ड जॉब में जाना चाह रहे हैं हम या टेक्निकल जॉब में जाना चाह रहे हैं. दोनों ही जगह हमें डिफेंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. चाहे वो डिफेंस में डीआरडीओ की बात करूं मैं आपसे या नॉर्मल बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं. अब तो वेपन डिजाइन की भी बात करते हैं हम और कई प्राइवेट प्लेयर्स भी जो हैं वो डिफेंस में हैं. चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, L&T हो. हमने T90 भीष्म देखा. T90 भीष्म जो है वो पूरा का पूरा जो अर्जुन टैंक है उसका मॉडिफाइड है. तो पूरा L&T ने ही उसको डेवलप किया है. तो अकेले डिफेंस में हमारे पास गवर्नमेंट में ही जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं है. प्राइवेट प्लेयर्स और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं. रफाल देख लीजिए, रफाल की जो आपकी असेंबली होने वाली है वो कुछ टाटा के पास पार्ट है, कुछ जो है आपका रिलायंस के पास पार्ट है. तो बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं. विच वन इज बेटर MBA और MTech आफ्टर BTech? It's from Chandrasekhar Yadav. Chandrasekhar, again I'm telling you it purely depends upon you. जितनी स्किल्स आप 4 साल के अंदर डेवलप करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने 4 साल के अंदर अपनी स्किल्स को टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छा किया है तो देन ओनली आई से कि भाई आप जो है MTech के लिए जाइए. और अगर आपको लगता है कि नहीं आप में बहुत अच्छे टीम वर्क वाली कैपेसिटी है, आप बहुत अच्छा मैनेजरियल स्किल आपने डेवलप किया 4 साल में, देन ओनली दैट फील्ड इज गुड फॉर यू.
how much role in mechanical department in aeronautical engineering? It's from Mr. Ankit Diwan. Uh, uh, तो ये है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, अगर मैं आपसे बात करूं तो मोटा मोटा अगर ले लें कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर लगभग आप 65% तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पढ़ते हैं, कि बेसिक आपके पार्ट्स किस तरीके से हैं, बेसिक किस तरह से आपका डिफरेंट मैकेनिज्म काम करती हैं, तो ये सारा जो पार्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही है जो आप देख रहे हैं। तो मैं तो बोलूँ कि एक सब फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो दैट इज, अगर मोटा मोटा बोलें तो पूरा जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो एरोनॉटिकल को कवर करता है। One more question ki, from I've got a question from Dr. Ravi Shankar Ravi Chaudhary. Mechanical engineering is a core and evergreen branch. Production and manufacturing hub will boom in India post COVID-19. Yes, it is true. I replied the same from one question कि आने वाला जो समय है आपका वो प्रोडक्शन हब, इंडिया इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्शन हब वेरी सून। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के पास। बस अब हमें जो जरूरत है वो है कि जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को हम और डेवलप करें, अपनी स्किल्स को शार्प करें और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। एसेंशियल स्किल्स फॉर मैकेनिकल ग्रेजुएट्स, यस आकाश कुमार, इट्स इज वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ जब भी बच्चा हमारे पास आता है या प्लेसमेंट टीम के पास जाता है, उस बच्चे का एक ही कहना होता है कि मैंने सारी चीज़ों के आंसर दिए बट फिर भी मैं ऐसा क्यों कि मुझे एक राउंड या 2 राउंड के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हर बच्चे को लगता है कि मैं बेहतर हूँ, बट फिर भी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला जो है, अगर मैं एक आस्क थ्योरी होती है एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज, तो हर बच्चे को एटीट्यूड बहुत अच्छा जो है इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज मस्ट। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज दैट इज द की थिंग जो आपको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। स्किल्स अपनी डेवलप करने की बहुत जरूरत है, जो मैंने अभी पहले भी जवाब दिया कि हम हैंड्स ऑन करते हैं, हम डिफरेंट मॉड्यूल्स चलाते हैं। अगर आप किसी भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे अपनी ग्रिप अच्छे से कर लेते हैं, देन ओनली इट विल बी से इजी फॉर यू टू ग्रैब जॉब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो स्किल्स बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे यू हैव टू वर्क विद अ टीम। तो आपको एक टीम प्लेयर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, थोड़ा सा मैनेजरियल स्किल्स, बिकॉज ऑफ एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम 12-13% सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के पढ़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ कुछ एक चीजें जो हैं आपकी मैनेजमेंट में वो बहुत जरूरी होती हैं आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब दिलाने के। तो ये बहुत जरूरी है कि इन स्किल्स पे अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपका जॉब बहुत ईजी हो जाएगा। essential skill, how many types of government jobs can we take from mechanical engineering? It's from Arpit. अर्पित, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही तरह के गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास हैं। मैं अगर यूपीएससी से स्टार्ट करता हूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो 2 तरह के एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराता है। एक होता है आपका यूपीएससी फॉर आईएएस आईपीएस आईआरएस एंड ऑल, और दूसरा होता है एक आईएएस आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो दोनों ही तरह के जॉब आपके पास हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो हर एक फील्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और एज एन इंजीनियर वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इसलिए इजी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ जब 4 साल आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका सोचने का तरीका और किसी भी चीज को लेने का तरीका वो चेंज हो जाता है। और जब आपका किसी चीज को लेने का तरीका चेंज हो जाएगा तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अंश मिश्रा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो? अंश, अगर हम देखें कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो हम देख रहे हैं डे टू डे जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी बात करता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, तो बहुत सारा काम जो है वो हाइब्रिड व्हीकल्स पे हो रहा है। हाइब्रिड व्हीकल्स की पे आप काम कर सकते हैं, तो बहुत स्कोप है हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर। पावर प्लांट्स के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, बिकॉज ऑफ अब प्राइम कंसर्न है कि हम कन्वेंशनल पावर प्लांट से किस तरीके से नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स पे मूव करें। तो हमारे पास सोलर एनर्जी में बहुत सारा स्कोप है, पावर प्लांट्स की स्पेशली अगर मैं बात करूं, विंड एनर्जी में बहुत सारा स्कोप है, टाइडल एनर्जी के अंदर बहुत सारा स्कोप है। तो एक कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर एज एन मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए स्कोप ना हो। बस जरूरत है आपको पर्टिकुलर स्किल को पहचानने की और इस स्किल पे जो हम मॉड्यूल चला रहे हैं एज पर दैट काम करने की।
What are the opportunities for engineering fresh graduates in mechanical engineering? From Varun Shakya. अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वरुण, हर एक फील्ड के अंदर मैंने आपको जितनी भी फील्ड वरुण अभी बताई हैं, चाहे आप प्रोडक्शन की बात करें, मैं ब्रॉड बात करता हूं तो ब्रॉड सेंस में मैं आपसे बात करूं, फूड इंडस्ट्री हो गई आपकी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, पावर एंड एनर्जी इंडस्ट्री है आपकी, ग्लास इंडस्ट्री होती है हमारी, फार्मा के अंदर होता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री हुआ, मेटलर्जी इंडस्ट्री हुआ, या आपका स्टील इंडस्ट्री हुआ। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर फ्रेशर्स, एज एन फ्रेशर्स आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो जितनी आपका स्कोप है, उस जितनी भी स्कोप वाले फील्ड हैं, उन सारे स्कोप वाले फील्ड में आपको बेहतर जो है अपॉर्चुनिटीज रहती हैं एज अ फ्रेशर। मिस्टर अर्पित विश्वकर्मा, इफ आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, sector should I go to private or government? Arpit, it is purely depends on you, because of हर व्यक्ति का एक अपना सोचने का और देखने का नजरिया होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। अगर मैं बात करूं कि मुझे बहुत अच्छे इंजन्स के अंदर काम करना है या बहुत अच्छी किसी गाड़ी के ऊपर काम करना है, तो वहां मैं बोलूं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल डेवलप नहीं है। देन ओनली आई हैव टू थिंक ओवर कि मैं भाई जाके काम करूं टाटा मोटर्स के अंदर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर, मर्सिडीज के अंदर, बीएमडब्ल्यू के अंदर। बट जब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो न्यूक्लियर पावर के अंदर काम करना है, तो न्यूक्लियर पावर जो है वो प्राइवेट में का पार्ट नहीं है। देन ओनली यू कैन, अगर मैं स्पेशली न्यूक्लियर की बात करता हूँ, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मुझे गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट कि नहीं मुझे तो डिफेंस के अंदर काम करना है, तो अब डिफेंस जो है वो ओपन हो गया है। अगर इससे पहले डिफेंस में अगर काम करना है तो डिफेंस में जाने के लिए गवर्नमेंट जॉब ही था। सो इट इज प्योरली अपॉन यू कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, और वो फील्ड प्राइवेट के लिए ओपन है या गवर्नमेंट के लिए ओपन है, या उस फील्ड में प्राइवेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है या गवर्नमेंट में अच्छा काम हो रहा है। तो यू कैन चूज ऑन द बेसिस ऑफ दैट। That's it. Any other question from? A question. I've got one more question. It is why it is evergreen branch. Why mechanical is a evergreen branch? Uh, देखिए, एवरग्रीन ब्रांच एक कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं। द रीजन इज बीइंग कि एक ऐसी ब्रांच है कि जिस ब्रांच का हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। हमेशा जो है आपका इस ब्रांच की आवश्यकता बनी रहती है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एरो के फील्ड में हो, फूड प्रोडक्शन के फील्ड में हो, स्टील की फील्ड में हो, मैंने जितनी भी आपको स्कोप्स बताए। तो बिकॉज ऑफ जिस चीज की डिमांड हमेशा रहती है, जिस चीज की आवश्यकता हमेशा रहती है, उसको हम एवरग्रीन बोल देते हैं। और मैकेनिकल एक ऐसी ही ब्रांच है कि जिस ब्रांच की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है, तो एक इसलिए कॉमन लैंग्वेज में हम बोल भी देते हैं इसको कि भाई एक एवरग्रीन ब्रांच है। And if I'll talk about the providing opportunities in mechanical engineering, so if I'll talk about the opportunities in mechanical, मैं इसको पहले भी explain कर चुका हूँ. Again, I'm explaining this question. It's from Mr. Lalit Phoke. ललित जी, ये जो अपॉर्चुनिटीज की बात है स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल। जितना बेहतर हम किसी स्किल को अपना करेंगे, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हमारी अपॉर्चुनिटी जनरेट रहेगी। वो अगर हम अच्छा एक काम करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, तो ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। मेटलर्जी के अंदर काम करते हैं, मेटल साइंस के अंदर काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काम करते हैं, डिजाइन के अंदर काम करते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो मैकेनिकल ब्रांच इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बस काम आपको करना है कि अपनी स्किल्स को पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा करना है। I've got a question from Chandrasekhar Yadav. Fossil fuel is about to over. So there's any effect of this on mechanical scope? चंद्रशेखर, यहीं से तो स्कोप चालू होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कि फॉसिल फ्यूल तो हम मान के ही चल रहे हैं कि ओवर होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सब फॉसिल फ्यूल की वजह से ही हो रही हैं। तो ये तो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी वाली बात अपन कर रहे हैं इस पूरे सेशन के अंदर। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हमको अब इस फॉसिल फ्यूल से मूव करना है, कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूअल सोर्सेज की तरफ हमें मूव करना है।
अगर मैं आपसे डिफरेंट सेक्टर्स की बात करता हूँ, अगर मैं डिफरेंट सेक्टर्स में पहला सेक्टर ऑटोमोबाइल लेता हूँ, तो यहाँ पर हमने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर आ चुके हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड व्हीकल्स पर भी काम चालू कर चुके हैं हम। तो इसमें टेस्ला हुआ, BMW हुआ, और कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। महिंद्रा फोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर में बहुत जल्दी शायद काम स्टार्ट होने वाला है इसके ऊपर। तो ये ऑटोमोबाइल के एरिया में हुआ। अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं तो पावर प्लांट मैंने आपसे बोला सोलर ऑपरेटेड, विंड ऑपरेटेड, टाइडल ऑपरेटेड, और अब तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड जो पावर प्लांट हैं तो वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर मैं स्पेशली एक एग्जांपल दूं कंट्री का, तो साउथ कोरिया तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड अभी जो पावर प्लांट है वो ऑपरेट भी कर रहा है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और कमिंग टाइम में ये एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन भी है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब हम कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल पे जाएंगे या रिन्यूएबल पे जाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। Suggest some mechanical engineering related courses which helps this pandemic COVID-19. From Fahad Rahman. फहद, कोई स्पेशल कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, जो बेसिक्स कंसेप्ट है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, मुझे लगता है कि उन कोर्सेज को करके जो आपके सिलेबस में जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको बेहतर किसी एक या दो सब्जेक्ट को पकड़ के वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने अंदर, चाहे आप HVAC पढ़ें या रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कोविड के लिए ही है। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर भी करना चाहते हैं, से स्टिल अगर मैं अभी नीड ऑफ द आवर बोलूं कि हमारे वेंटिलेटर बन रहे हैं या और भी चीजें बन रही हैं, तो ये सब प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो प्रोडक्शन अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है और डिजाइन के कंसेप्ट अगर हमें हमारे बहुत क्लियर हैं, तो हम कोई भी एक नया प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और वो एक एज एन अपॉर्चुनिटी हम जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ें और वही हमें जो है ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी आगे देगा। There's a great so then only again a question that's क्या टेक्नोलॉजीज हैं या की चीजें हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को लिए मुझे लगता है जरूरी होती हैं। तो वो एक और है कि अगर मैं बात करूं कि एस्पिरेंट्स, तो एस्पिरेंट्स का डिपेंड करेगा उसकी स्किल के ऊपर कि जिस तरह की स्किल एस्पिरेंट की है वो एस्पिरेंट उस तरह के फील्ड में जाए। इतने सारे कोर्सेज के बाद हम एक या दो अच्छे कोर्सेज को या एक दो सब्जेक्ट हर बच्चे के फेवरेट होते हैं, उसमें अपनी स्किल को डेवलप करें और उसमें स्किल डेवलप करने के बाद उसी फील्ड को एज एन कैरियर ऑप्शन चूज करें। इसके बाद I've got a question from Mr. Vivek Diwan. इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं? ओके विवेक, एज आई टोल्ड यू कि मैकेनिकल तो एक बेसिक है। मतलब अगर मैं कोई भी चीज आपको करना है या कुछ भी चीज करना है तो उसका जो बेस है वो बेस तो मैकेनिकल ही है। अगर कोई भी प्रोडक्ट रहेगा तो उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं होगा, डिजाइन कहीं ना कहीं होगा, या अगर फैब्रिकेशन पार्ट कहीं ना कहीं होगा। तो हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक फील्ड के मैकेनिकल इंजीनियरिंग केवल ऑटोमोबाइल में जा पाएगा या यहाँ जा पाएगा। मैंने आपको इतनी सारी फील्ड्स बताई हैं, चाहे एरोनॉटिकल हो या आपकी प्रोडक्शन हो, फैब्रिकेशन हो, ऑटोमोबाइल हो आपका, इसके बाद केमिकल इंडस्ट्री आपकी हो, फूड इंडस्ट्री आपकी हो, स्टील इंडस्ट्री आपकी हो, मेटलर्जी आपका हो, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जिसको मैं बोलते हैं, फार्मा इंडस्ट्री हो। तो ये इतनी सारी इंडस्ट्री हमारे पास है कि कोई कंस्ट्रेंट नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको रेडी करते हैं किसी भी तरह की इंडस्ट्री में जाने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर एक इस तरह से हम तैयार की होता है, जो सिलेबस डिजाइन जो होता है कि हाँ आपको किसी भी तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिले, आप उस पर्टिकुलर किसी भी तरह के लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे इजी लैंड कर पाएंगे, क्रैश लैंडिंग नहीं होगी अच्छे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम करते हैं तो। Yes, Abhijit Singh says that you need to, yes, the market, because of the study of market is very important.
सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आप जब भी किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं, या कोई एक आप डिज़ाइन इंजीनियर है, मानिए आप किसी प्रोडक्ट पर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि अवेलेबल मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और जो आपका कंज्यूमर है या जो आपको प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मार्केट की नॉलेज तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अर्पित विश्वकर्मा, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। अर्पित, हाइपरलूप अगर मैं बात करूं तो दुबई में तो इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। ट्यूबलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मेट्रो हो गया या आपका बुलेट हो गया, या उससे भी तेज अगर ट्रांसपोर्ट का अगर एक मैं मोड मानूं तो हाइपरलूप है। अभी मैं टेस्टिंग बेसिस पे ही मानूं उसको, अबू धाबी में अभी जैसे है हाइपरलूप, बट इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज ऑफ जब तक किसी भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से टेस्टिंग नहीं हो सकती, हम उसको नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है या टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो अभी ये आपका अभी तो नॉर्मल फर्स्ट स्टेज में ही है। तो अभी इस पे कुछ भी हाइपर लूप पे कुछ भी बोलना भी बहुत जल्दी है। हाँ, बट यस, अगर ये टेस्ट सफल होते हैं तो आने वाले टाइम में जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत बहुत ज्यादा रिड्यूस होने वाला है। मतलब बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा आप अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। How can we go to the design sector in MNC companies? It's a question from Ritesh Vishwakarma. रितेश, डिजाइन सेक्टर में मैं जब भी बात करूँ, मैं तो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही लेके चलूंगा कि आप पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिजाइन और ड्राइंग से रिलेटेड पढ़ते हैं। और कुछ एक मॉड्यूल्स भी होते हैं जिन मॉड्यूल्स के अंदर अगर हम बात करें कि जहाँ पर हम ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स की भी बात करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा किसी एमएनसी में डिज़ाइन इंजीनियर जाना है, तो हम जो डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, प्लस उसके बेस्ड जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को अच्छा करें, प्लस जो हर एक सेमेस्टर के अंदर जो एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं मॉड्यूल्स और जो हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है उन प्रोजेक्ट्स पर रिगरस वर्क करें, बिकॉज ऑफ जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स लाइव प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से काम करेंगे तो हमारी जो डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है या किसी प्रॉब्लम को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और किसी कोई भी एमएनसी जो होती है उसको एमएनसी को यही चाहिए कि आप किसी प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितना बेस्ट ऑप्टिमम उसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आप अपना 4 साल के जो डिजाइन कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं, प्लस जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इसको अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से किसी भी एमएनसी के अंदर आप एक डिजाइन इंजीनियर का जो पोस्ट है वो हासिल कर सकते हैं। डिजाइन, यस। तो अगेन द क्वेश्चन के डिपार्टमेंट में कौन कौन सा कहाँ जा सकते हैं, तो फील्ड्स आर ओपन फॉर यू। तो कोई हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज एन मैकेनिकल इंजीनियर कि नहीं एक स्पेसिफिक फील्ड ही है हमारे लिए, डोर्स आर ओपन। तब हमारे लिए बहुत सारी फील्ड्स ओपन है, हर फील्ड में आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जाने का मौका आराम से मिलेगा। ऑल अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो अभिजीत था, इसको मैं थोड़ा सा और अभिजीत सिंह जो है इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा कि मार्केट जो है रिक्वायरमेंट उसको समझना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव टाइम है। और एज एन इंजीनियर हम जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें तो हमारा प्राइम कंसर्न जो होना चाहिए वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लाइफ स्पैन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जब भी हम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सो अगर एज एन इंजीनियर हम प्रोडक्शन इंजीनियर बात करें, एज ए डिजाइन इंजीनियर बात करें, तो ये मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी होती है। गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम नमन दुबे, डज द मैकेनिकल इंजीनियर हैव द फ्यूचर इन आईटी सेक्टर? यस नमन, बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये जो मिथ है कि नहीं मैकेनिकल इंजीनियर केवल मैकेनिकल में ही काम करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो। ये तो अब चीज़ें गलत हो चुकी हैं और कई मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं वो बिल्कुल आपका आईटी सेक्टर्स में काम करते हैं। अब अगर मैं मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो शायद मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे, जो मेरा इमीडिएट सीनियर बैच था वो शायद 70% सीनियर्स जो हैं दे आर इन आईटी फील्ड, इन विप्रो, इन इन्फी एंड इन टीसीएस।
और स्पेशली अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रातीबड़ कैंपस की बात करता हूँ तो यस, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हम अपने बच्चों को स्पेसिफिक मॉड्यूल आईटी का भी एक इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे हमारे बच्चे ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल फील्ड के ही ले लगे। अगर हमारे बच्चों को लगता है कि यस दे कैन डू गुड इन आईटी फील्ड, तो हम उनको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आईटी फील्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर भी काम कराते हैं, जिससे अगर उसको लगता है कि ही इज गुड इन दैट, तो वो आईटी में भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब कर सकता है। अरमान अली, HVAC स्कोप इन फ्यूचर। अरमान, जिस तरह का आप देख रहे हैं, क्लाइमेट देख रहे हैं, और जो कंट्रीज की जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही है, तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर एक HVAC आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो आपके मॉल्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स हो रहे हैं, इवन दो अब तो जो आपके नॉर्मल घर भी हैं या सोसाइटीज जो है वो भी सेंट्रलाइज एसी हो चुकी हैं। तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम HVAC के ऊपर है। अगर स्पेशली अगर मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो आप मिडिल ईस्ट देखिए, मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारे HVAC इंजीनियर्स हर साल जाते हैं, और हम HVAC के कोर्सेज जो हैं वो बड़े रेगुलर बेसिस पे सिस्टेक में करवाते भी हैं। लास्ट ईयर ही हमने एक HVAC के कोर्स जो है वो एक बहुत जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ करवाया। तो ये बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्कोप है। Question from Mr. Anupam Singh: Will mechanical reach at the top in terms of job opportunities? How do you see in future scenario? Yes, it is because of initially जो आपका मैकेनिकल में चीजें थोड़ी सी और फील्ड से अलग होती हैं, बिकॉज ऑफ जितना आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है, उतना ही आप मैकेनिकल फील्ड में आपकी जो स्टेचर है या आपकी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो उतना आपका बढ़ता जाता है। तो आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाइए, अपना एक्सपीरियंस लेते जाइए, और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो कई इंजीनियर्स जो होते हैं वो एज एन से मैं अगर बोलूँ शॉप फ्लोर से चालू करते हैं और वो जाके आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है आपका, वहां तक उस पोस्ट तक पहुंचते भी हैं। तो बिल्कुल आप मेहनत करेंगे और किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर करेंगे, मैनेजरियल स्किल आप अपनी डेवलप करते जाएंगे समय के साथ साथ, तो बिल्कुल आप टॉप पर बिल्कुल पहुंच सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। Got a question from Arpit. What other courses should we take along with the engineering which will give us advantages? अर्पित, if I'll talk about के other courses में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें what I personally feel और कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती हैं, या आपका AICT जो है आपके स्वयं के पोर्टल्स पे कुछ कोर्सेज हैं, तो उस तरह के कोर्सेज भी हमें साथ साथ करते रहना चाहिए। ये जो सारे कोर्सेज होते हैं ये हमारी स्किल को ब्रश अप करते हैं, और कई बार इन कोर्सेज का आपको आपकी डिग्री में भी बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं कि जिनको आप अपनी डिग्री के साथ साथ कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा वेटेज जो है आपको आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिलता है इन कोर्सेज को करने के बाद। नीरज, आपका क्वेश्चन फ्रॉम नीरज कुशवाहा: हाउ इज फ्यूचर इन मेड रोबोटिक्स फील्ड? नीरज, बिल्कुल, अगर मैं रोबोटिक्स फील्ड लूँ, मैं इसको ब्रॉडली ऑटोमेशन बोल देता हूँ। आप रोबोटिक्स एक स्पेसिफिक हो गया, बट हाँ आने वाला आप देखते हैं, अगर रोबोटिक्स की भी बात करूँ तो मैं कई आपके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अब रोबोटिक्स आर्म यूज कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में तो मैक्सिमम जो आपके प्रोडक्शन हब्स हैं वहाँ पर बिल्कुल रोबोटिक्स वाला मोड आ चुका है। तो फ्यूचर, बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है, बट इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा काम ऑटोमेशन पर भी करना पड़ेगा और बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हमें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। देन ओनली ये जो दो टेक्नोलॉजीज हैं ये हमारे रोबोटिक्स वाली फील्ड जो है उसको सपोर्ट करेगा। I've got a question from Mr. Avijit Singh. Where you see your country in next 10 years in terms of mechanical development? If I talk about the development in especially in mechanical field, so मैंने पहले भी बोला कि आने वाले 10 साल में इंडिया इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्शन हब, जहां पर आपका, मुझे लगता है कि शायद आप रिलायबिलिटी ऑफ द वर्ड किसी भी चीज़ के, किसी भी पार्ट के प्रोडक्शन को लेकर
आप पर शायद 60 और 65 और 70% तक हो जाएगी। जब इस तरह का आपका प्रोडक्शन हब बन जाएगा तो सारे आप बट वैसे वी कैन थिंक ऑफ कि जब एफडीआई यहाँ आने वाला है, जब आपका फॉरेन कंपनीज यहाँ आने वाली हैं, नई टेक्नोलॉजीज यहाँ आने वाली है, तो इंडिया जो अभी डेवलपिंग में चल रहा है वो एक डेवलप नेशन आने वाले 10 सालों में डेवलप नेशन होगा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज के साथ, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और जो मैन पावर है हमारी वो बहुत ज्यादा स्किल्ड, एक वर्ल्ड क्लास मैन पावर जो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 10 साल में जो मैन पावर हम डेवलप करेंगे वो एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ, वर्ल्ड क्लास स्किल्स के साथ हम मैन पावर को डेवलप करेंगे। तो बहुत ब्राइट है 10 सालों में, मैकेनिकल डेवलपमेंट तो बहुत सारा हो। तो तो दिस इज ऑल अबाउट मिस्टर अभिजीत सिंह। तो 10 साल जो है आने वाले बहुत बेहतर हैं, स्पेशली इन मैकेनिकल डेवलपमेंट। और मैं अर्पित विश्वकर्मा का क्वेश्चन जो लास्ट थोड़ा सा है उसको वापस लूंगा। अर्पित ने बोला है कि एडवांटेजेस किस तरह से मिलने वाले हैं। तो अर्पित, जो मैंने आपको कोर्सेज बताए थे स्वयं पे आप कर सकते हैं या और आपके मॉड्यूल्स हैं, उसके अलावा आपको लगता है कि इफ़ यू वांट टू गो इन स्पेसिफिक फील्ड्स कि हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर जाना है या हमें स्पेसिफिक किसी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को सीखना है, तो कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं या कई आपके कंपनीज होती हैं जो हमें स्पेशलाइज्ड कोर्स जो हैं वो हमको ऑफर करती हैं। तो वी कैन थिंक ऑफ कि हम उन कोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हैं। गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम विवेक दीवान, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बताइए। विवेक, इफ आई टॉक अबाउट एन ऑटोमोबाइल सेक्टर ना, तो एक ऐसा सेक्टर है कि जो आने वाले 2 से 3 साल में एक बहुत ही डेवलप्ड सेक्टर आपका होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इंडिया में पहले अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, उसके बाद आप देखिए जनरल मोटर्स हुआ आपका, हुंडई हुआ, होंडा हुआ आपके पास, मर्सिडीज हुआ, वॉल्वो हुआ, आइशर आपके पास ब्रांड्स हैं। तो बहुत सारी जो हैं आपके पास जॉब जो है अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली अगर मैं ऑटोमोबाइल में बोलूँ तो ऑटोमोबाइल एक सर्विस सेक्टर भी है। आप प्रोडक्शन हाउस तो है ही आपका, आफ्टर प्रोडक्ट जो सर्विस है तो वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बिकॉज ऑफ ये जो सेक्टर है आपका इन टर्म्स ऑफ आपके ऑथराइज सर्विस स्टेशन जो होते हैं, तो ये हम सीख सकते हैं। और इस पे अगर मैं राठी वर्ल्ड में की बात करूं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर, तो यस, एक मॉड्यूल भी होता है ऑटोमोबाइल मॉड्यूल, जहां पर हम बच्चे को पूरा 6 महीने या लगभग आसपास पूरा इस पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल के ऊपर ट्रेनिंग, चाहे वो इंजन से लेकर और हर पार्ट में रहे। और इसके अंदर जो है एंटरप्रेन्योर बनने के भी बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर हमें लगता है कि वी आर वेरी गुड इन ऑटोमोबाइल, तो वी कैन थिंक ऑफ गुड डिजाइनिंग कंपनी, जैसे दिलीप छाबड़िया का आपने नाम सुना है। तो दिलीप छाबड़िया व्हाट ही इज डूइंग, बेसिकली ही इज मॉडिफाइंग द कार्स, तो वी कैन थिंक ऑफ दैट एज वेल। हमें अगर लगता है कि हम अपना बहुत अच्छा वर्कशॉप एक कर सकते हैं, तो हम एक वर्कशॉप के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हैं आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, क्वेश्चन फ्रॉम अरमान अली। अरमान अली, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अरमान, हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो कितना ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि जो भी हम ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहे हैं अभी, वो सभी के सब आपका फॉसिल फ्यूल जो है, इधर दे आर यूजिंग पेट्रोल और डीजल। तो इनके बाद भी हम जो भी एग्जॉस्ट निकलता है, वो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, जीएचजीज अगर मैं कम्युलेटिवली बोलूँ, तो वो जो जीएचजीज होती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। और क्लाइमेट पे उसका हम असर देख भी रहे हैं, पूरा वेदर चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। और उसमें जो अभी प्रॉब्लम जो है या जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारा मेन जो रिसर्च है, द एरिया ऑफ रिसर्च इज किस तरह से हम जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, साइज को मिनिमम करके। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि जहां हम बहुत अच्छी बैटरीज के ऊपर काम करें। और अगर हम मिनिमल साइज में मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आते हैं,
तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जहां पर हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर काम कर सकते हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो एक रिसर्च मोड में है, एंड दैट इज द गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज ऑल द कन्वेंशनल फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। I've got a question from Vivek Divan. Can we get chance in automobile sector? Yes, Vivek. अगर आप बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिल्कुल लास्ट ईयर में अगर मैं बात करूं तो सर्विस सेक्टर की स्पेशली बात करूं, ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर में, तो वी हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज इन टाटा मोटर्स एंड इन महिंद्रा। सो बिल्कुल अगर आप स्किल्स बहुत अच्छे से करते हैं तो यू हैव गॉट चांसेस इन दैट। लास्ट ईयर अगर सिस्टर काती बर्ड मैकेनिकल के कुछ ऐसे बच्चे थे तो जिन्होंने ऑटोमोटिव पे आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग भी किया था, स्पेशलाइज कार मैकेट्रॉनिक्स के ऊपर। तो कार मैकेट्रॉनिक्स का कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि वंस यू विल फिनिश दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो उस कोर्स को करने के बाद आपको नॉट ओनली इंडियन ब्रांड्स, आपको जो फॉरेन ब्रांड्स भी हैं, चाहे हम BMW की बात करें, मर्सिडीज की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, इन सारी ब्रांड्स के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक जो हम नॉर्मल कोर्स कार मैकेट्रॉनिक्स की बात करते हैं और बच्चों को 1 या 1.5 महीने का कोर्स कराते भी हैं कार मैकेट्रॉनिक्स का, तो उस कोर्स को करने के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं ऑटोमोबाइल में। HVAC फील्ड, मिस्टर सतीश हरिनकर, यस सतीश, बेसिक्स ऑफ HVAC तो हम अपना नॉर्मल पढ़ते भी हैं, और टाइम टू टाइम हमने, जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर हमने एक पूरा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 दिन का जो है वो HVAC के ऊपर ही डिजाइन पूरा किया था। बाहर से एक्सपर्ट भी आए थे, एंड द एक्सपर्ट्स दे वर फ्रॉम द बेसिक इंडस्ट्री। सो अगर हमको HVAC में जाना है तो RAC सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करें, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट अपने बहुत अच्छे से करें, और जो हम STTP कोर्स कराए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स के साथ जाके जो बेसिक्स ऑफ HVAC होते हैं उनको बहुत अच्छे से करें। इसके बाद और एडवांस फेज में अगर हमें HVAC में जाना है तो उसके लिए HVAC के स्पेशलाइज कोर्स भी होते हैं, जहां हम उस स्पेशलाइज कोर्स को करने के बाद डिफरेंट जो आपकी प्रोफाइल्स होती हैं उन प्रोफाइल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। बट एंट्रेंस लेवल पे मुझे लगता है कि जितना कोर्स कॉलेज के अंदर STTP में और जो आपके सिलेबस में है, अगर हम उस कोर्स को ही बहुत अच्छे से करते हैं तो एंट्री लेवल के लिए HVAC में बहुत आसान हो जाएगा। Got a question from Mr. Anupam Singh. Nowadays, we are listening too much about computer technology because of COVID. Would the mechanical be able to maintain the pace with computer science and technology? It's a good question from Mr. Anupam Singh. बेसिक अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी बोला कि जो बेस है किसी भी चीज का वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। हाँ, कंप्यूटर जो है बिकॉज ऑफ हम अब द टाइम ऑफ हम सर्विस सेक्टर में चल रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वी कांट डिनाई दिस, बिकॉज मैंने बोला कि हर एक इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो इम्पोर्टेंट होती है और अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो वी कैन थिंक ऑफ मतलब बहुत अच्छा जो है मैकेनिकल बिकॉज ऑफ एवरग्रीन ब्रांच है। तो बेस तो जो है वो बेस कितनी भी चीजें चेंज हो, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बट बेस तो आपका कॉमन रहने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैकेनिकल में कहीं डाउन होने वाला है। नो, आपकी प्रोडक्शन फील्ड रहने ही वाली है। हाँ, इन सब चीजों में ऑटोमेशन जो है कहीं ना कहीं जो मैं अमलगमेशन बोलूं टेक्नोलॉजीज का कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और मैकेनिकल ये मिलके आएंगे। पर अगर हम आप अकेला सोचें कि नहीं कोई सी मशीन्स को चलाने में केवल हम कंप्यूटर से काम चल जाए तो नहीं होगा। जैसे मैं CNC की बात करूं, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, जो आपके CNC लेथ हो गया, CNC मिलिंग हो गया, ये सारी मशीन भी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल है। तो वहां हमको अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए यस वी नीड कंप्यूटर, बट वर्क परफॉर्म करने के लिए तो हमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स और मैकेनिकल पार्ट्स ही चाहिए। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजीज हैं या दोनों फील्ड्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे चल रही है, तो कोई डाउन होने वाला कहीं है ही नहीं, दोनों एक ही पेस के साथ आगे जाएंगे। I've got a question from Mr. Dheeraj Singh. Engineering are not interested. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है. They want to crack GATE for higher studies and some government exams like PSU. What kind of strategy you suggest to them for getting success? A good question from Mr. Dheeraj Singh.
इट इज अगेन इफ दे डोंट वांट टू गो इन अ प्राइवेट जॉब, तो मेरा सजेशन केवल बच्चों को ये है कि हम जो 4 साल जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से हम पढ़ें। इसके बाद कुछ एक कोर्सेज जो स्वयं पोर्टल पर हैं, AICTE ऑफर भी करता है हमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, 4 वीक के कोर्स, 8 वीक के कोर्स, तो उन कोर्सेज को बहुत अच्छे से करें हम। और उन कोर्सेज को करने के बाद जो आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो गेट लेवल का होता है। और हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो वो फैकल्टी मेंबर्स इन पर्टिकुलर कोर्सेज की तैयारी भी कराते हैं और बच्चे को तैयार करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर नहीं है तो बिल्कुल हम बच्चे को तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की जॉब के लिए पैरेलल तैयार कर सकते हैं। तो इट्स विश ऑफ द स्टूडेंट कि वेयर ही वांट टू गो। व्हाट आर द स्किल्स नीड फॉर डिजाइनिंग फील्ड? विशाल, डिजाइनिंग फील्ड के लिए पहले हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारा इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। तो जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करने का सोचेंगे, जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे, बेसिक हमें जो फंडामेंटल्स हैं सब्जेक्ट के वो क्लियर होना चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। तो ये चीज़ों पर अगर हम काम करते हैं तो डिज़ाइन फील्ड में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपको इसके अलावा भी कोई किसी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जो सजेशंस हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, एंड देन ओनली वी विल बी टच विद यू वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू।